तो कल हमने लेवल 3 का फर्स्ट डे कवर किया था, ठीक है। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने बात की कि हमारे देश का टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन कैसे कैसे टैक्स लगाता है, और टैक्स लगाने के लिए जो कानून पास किए जाते हैं उसका अधिकार किस किस को, ठीक है। तो जैसा कल हमने बात की थी संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, फिर स्टेट्स के अंदर विधानसभा विधान परिषद, और हमारी लोकल बॉडीज के अंदर हमारी पंचायत और नगर पालिका नगर निगम की हमने बात की। तो ये 3 टायर सिस्टम है जिसके अंदर हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, ये 3 टाइप की गवर्नमेंट्स हैं जो हमारे से टैक्स वसूल करती है, ठीक है। तो वो देश का प्रशासन चलाने के लिए टैक्स कलेक्ट करना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे जीएसटी पे आने से पहले जीएसटी की जरूरत पड़ी क्यों, ठीक है। आपके नोटबुक पेंसिल आपके साथ हैं? यस सर। हाँ, तो आप नोट करते रहिएगा जैसे आप पॉइंट्स बनाएंगे बीच बीच में। यूएन नाम सुना है आपने? यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, नाम सुना आपने? यस सर। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत भी कह सकते हैं। उसमें सारे देश हिस्सेदार। 2 मिनट के लिए रुकना बेटा, कोई आया बाहर। तो हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक महापंचायत है जिसमें दुनिया के लगभग 200 देश मेंबर। यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया था? यूनाइटेड नेशंस को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। जब दुनिया में वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हुए और आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी जैसे देशों का बिल्कुल तबाह कर दिया गया था वर्ल्ड वार 2 के समय में। वर्ल्ड वार क्यों कहते थे उसको? क्योंकि पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट गई थी, ठीक है। तो उस समय पे एक बड़ी जरूरत महसूस हुई थी कि अगर हर देश अपनी मनमानी से देश चलता रहेगा तो इस दुनिया को रहने लायक नहीं छोड़ेगा। तो उस समय सबने कहा कि भाई क्यों ना एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो सारी दुनिया के भले के बारे में सोचे, मानवता के बारे में सोचे, ठीक है। तो वो यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया 1945 में। अब उस यूनाइटेड नेशंस में सभी लोग, सारे देश मेंबर बने। मेंबर बनने के बाद उसके कानून बने कि कैसे कैसे देश आपस में व्यवहार करेंगे। अब देखो हमारे देश में क्या होता है, अगर हमें कोई परेशानी होती है हम कहाँ जाते हैं? हमें कोई दिक्कत परेशानी लगती है, किसी से झगड़ा होता है, हम आसपास की पुलिस चौकी में जाते हैं। पुलिस चौकी में अगर मामला नहीं सुलझता तो फिर वो मामला कोर्ट में जाता है। पहले लोकल कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट बोलते हैं उसको, लोअर कोर्ट बोलते हैं। और वहां से भी अगर फैसला हमें मंजूर नहीं होता तो फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर मंजूर नहीं होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर हमें मंजूर नहीं होता तो हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो कोर्ट्स हैं ये 2 व्यक्तियों के, 2 कंपनियों के, 2 लोगों के जो उस देश के वासी हैं उनके डिस्प्यूट्स का निवारण करने के लिए बनाई गई, ठीक है। अब अगर 2 देशों के बीच में झगड़ा है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, कहते हैं अगर 2 देशों के बीच में कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस उसका डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। उसके लिए उन्होंने बनाया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है कि कानून के रूप से दोनों देशों को जो जो अधिकार हैं, जो जो उनके कर्तव्य हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। तो वहां पे उनको अधिकार दिया गया कि वो अगर किसी देश को चाहे तो दंडित भी कर सकता है, फाइन भी लगा सकता है, उसको आदेश देना चाहे आदेश भी दे सकता है। अगर उसको लगता है उस देश को कि मुझे यूनाइटेड नेशन से जुड़े रहना चाहिए, तो वो उसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक पहलू है उसका सिर्फ। अब उसके साथ साथ अभी आपने कोरोना के दिनों में देखा, एक संस्था जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, वो नाम है WHO। WHO का सुना है ना हमने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वो क्या करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनाइटेड नेशंस का ही एक हिस्सा है। वो संस्था पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, पूरी दुनिया के जितने भी वासी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करता है। आपने देखा होगा कि आपके गांव में या शहरों में हर महीने या कुछ महीनों के बाद पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं ना, घर घर जाके भी पिलाते हैं, गली मोहल्लों में नुक्कड़ पे भी वो लगा के अपने स्टॉल्स बैठे होते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनके बूंद दो बूंद उनके मुंह में डलवाए जाते हैं। वो जो अभियान है, वो अभियान भी WHO का अभियान है, पूरी दुनिया में चलाया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया में किसी को पोलियो ना हो। ठीक है, अभी जैसे कोरोना के वैक्सीन हैं, कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सरकार कह रही है हम फ्री में लगा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं WHO की सपोर्ट मिलती है। समझ रहे हो आप? तो ये हेल्थ का पार्ट है। ऐसे ही यूनेस्को, यूनिसेफ। यूनेस्को क्या है? आपने देखा हिसार में गुजरी महल है, देखा आपने? ये जो पुरातात्विक, जो संरक्षण योग्य इमारतें हैं, जो हमारे समृद्ध इतिहास की गवाह है, ठीक है, आप लाल किला चले जाओ, जामा मस्जिद चले जाओ, आप कुतुब मीनार चले जाओ, आप ताजमहल चले जाओ, आप सोमनाथ के मंदिर चले जाओ, ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं जिनको यूनेस्को साइट्स बोला है। उसको यूनेस्को साइट का मतलब होता है, उसको घोषित किया जाता है कि वो विश्व धरोहर है, पूरी दुनिया की अमानत है। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उनको ये बताएंगे हम कितना समृद्ध इतिहास था। ठीक है, यूनेस्को ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है। अभी आपके पास में राखीगढ़ी गांव के अंदर, आपको पता है राखीगढ़ी कितना महत्वपूर्ण गांव बन चुका है? राखीगढ़ी के अंदर जो हांसी से आगे जाते हैं, महम के बीच में आता है, हांसी से मुंडाल के बीच में ही आ जाता है, वो राखीगढ़ी गांव के अंदर पुरानी संस्कृति मिली। जैसे आप पुरानी पढ़ते थे ना, मोहनजोदड़ो शहर का नाम आता था, हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करते थे, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। अभी तक ये माना जाता था मानव इतिहास के अंदर कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो सबसे पुरानी संस्कृति है। मगर जब से ये राखीगढ़ी हिसार जिले के अंदर ही है, तो आपके लिए बड़ी प्राउड मूवमेंट है ये कि आप राखीगढ़ी के इतना नजदीक रहते हो। राखीगढ़ी आने वाले कुछ सालों के अंदर सारी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। 100 करोड़ मांगे थे इन्होंने म्यूजियम बनाने के लिए, अभी सरकार ने करीबन 20-25 करोड़ पास किए हैं, तो वहां म्यूजियम बन रहा है। उसके नीचे से जैसी खुदाई करते हैं ना, नीचे से कंकाल भी मिल रहे हैं और शहर भी निकल रहे हैं इसके अंदर से ही, दबे हुए मकान बने हुए हैं उसके अंदर, मतलब पता नहीं क्या क्या निकल रहा है उस खुदाई से। तो ये भी यूनेस्को की धरोहर साबित हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में। वो पुरानी बिल्डिंग्स को बचाने का, संरक्षण देने का काम करते हैं। जो यूनेस्को है, ये संस्था भी यूनाइटेड नेशंस की। आपके स्कूल कॉलेज जिसमें आप पढ़ के आए, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के आए, उनको हर साल WB, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रांट मिलती है। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक भी जो थोड़े से गरीब देश हैं उनकी मदद के लिए एक साझा बैंक तैयार किया। ठीक है, वो भी यूनाइटेड नेशंस की मदद से किया।
ऐसे ही जो इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, उनमें एक संस्था है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या करती है? बच्चों की कुपोषण की समस्या से जूझती है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां बच्चों को खाने के लिए खाना, पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। उनका जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, वो नहीं पूरा हो पाता। तो वो यूनिसेफ नाम की जो संस्था है, वो भी यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, जो पूरे विश्व के अंदर बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ के लिए काम करती है। तो ये इतनी सारी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, ये सारी दुनिया के अंदर कैसे काम किया जाए, कैसे उन चीजों को संरक्षित किया जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, उन सब चीजों के ऊपर काम करती है। समझ रहे हो आप? अब इसी कड़ी के अंदर उसी यूनाइटेड नेशंस की एक और संस्था है जिसको हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब दो देशों के बीच में व्यापार कैसे होगा, उसके लिए जो कानून तय किए जाते हैं वो WTO के तहत तय किए जाते हैं। ठीक है? अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में विदेशी कंपनियां आके काम करें, वो यहाँ पे पैसा लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, और हमारे जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिले। ठीक? आपको पता है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया भर की, इन्होंने इंडिया में भी ऑफिस खोले हुए हैं। इन्होंने बैंगलोर और हैदराबाद में अपने ऑफिस खोले हुए हैं, और यहाँ पे इनको इंडियन लोग बड़े सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है ना? मतलब अब चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो चाहे कुछ हो, एक फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए आप एक लेबर हो ना, तो लेबर उनको सस्ती मिल जाती है यहाँ, इसलिए वो यहाँ पे आके बहुत सारे ऑफिसेज खोल लेते हैं। फिर उनसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा रहे हैं या और फैक्ट्रियां लगा के उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। आपको पता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सैमसंग का इंडिया में है, नोएडा में। पता है आपको? नोएडा के अंदर वो प्लांट लगा हुआ है सैमसंग का। तो ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये जब इंडिया में यहाँ पे आके काम करेंगी, वो यहाँ पे व्यापार करेंगी, तो उनको यहाँ के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है? उनके ऊपर सरकार की बंदिशें रहेंगी। ठीक है? अब उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्या क्या कानून मानने पड़ेंगे, वो जो यहाँ पे आके अगर उन लोगों को परेशानी हुई हमारे कानूनों से, तो क्या वो अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो सरकार को उनकी फेवर में माहौल बनाना पड़ता है कि भी उनको ज्यादा कष्ट ना हो यहाँ पे आके काम करने के लिए। ठीक है? तो इस टाइप के कानून जो हैं वो WTO में बैठ के डिजाइन किए जाते हैं कि दो देशों के बीच में जब व्यापार होगा तो उस व्यापार के दौरान कौन कौन से टैक्स देने पड़ेंगे, सरकार उनको क्या क्या सुविधाएं देगी, वो यहाँ पे आएंगे तो क्यों आएंगे, उनको जब कमाई होगी तो कमाई के ऊपर कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो क्या अपना पैसा अपने देश में वापस ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें उनको तय करनी पड़ती है। समझ गए आप? पहले भारत में सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट था। सेल टैक्स, हम परचेज करते थे और सेल करते थे, शुरू से चल रहा है, तो व्यापार तो ऐसे ही होता है, सेल परचेज चलती है उसमें। तो सरकार को कमाई आनी है हमारे टैक्स से। पहले सरकार हमारे से सेल टैक्स लेती, फिर धीरे 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 सन 2004 या 5 के अंदर एक नया कानून पास हुआ WTO के अंदर। WTO में तो पहले हो गया था, बट हर देश को अपने यहाँ पे आके अपनी अपनी संसद में कानून पास कराना पड़ेगा ना। ठीक है? WTO की एक मीटिंग होती है साल में। अब यहाँ से भारत की तरफ से कौन जाएगा? जो भारत का मुखिया होगा। भारत का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है? अब जब हम उस महापंचायत का हिस्सा हैं, उस महापंचायत में हमारे भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, तो उनको वहां किस नाम से बुलाया जाएगा? बताएगा कोई? उनको वहां एक ही नाम से बुलाया जाएगा। हाँ जी, इंडिया, खड़े हो जाओ। आप बताओ आपका क्या विचार? इंडिया कहेंगे ना उसको।
उसको ये नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी, उसको नहीं कहेंगे मनमोहन सिंह, उसको कहेंगे हाँ जी इंडिया आप खड़े हो आप बताइए। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वहां पे फैसले जो होते हैं वो हाँ जी इंडिया, अब ये सारे कानून बन रहे हैं, आप उसमें सहमत हो कि नहीं हो। इंडिया को सही लगेगा तो इंडिया हाथ उठाएगा, यस आई एग्री, हाँ जी ठीक है। अब आप इस कानून के लिए यहाँ पे तो एग्री हो गए हो, आप अपने देश में जाके ये कानून कब बना लोगे? कहते सर मैं अभी गया और अगली बारी आऊंगा तो मैं कानून बना के ही आऊंगा, ठीक है। वहां पे वो प्रॉमिस कर देते हैं। अब ऐसे ही सारे देश अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं और प्रॉमिस करके आ जाते हैं। फिर हर देश के अंदर अपनी संसद होती है कानून बनाने के लिए, तो अपनी संसद के अंदर पक्ष के लोग भी हैं विपक्ष के लोग भी हैं। जब तक ज्यादातर लोग उस कानून के पक्ष में नहीं होंगे वो कानून नहीं बन पाएगा ना, है ना। तो कानून बनाने के लिए हमारे को एक अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। 2005 के अंदर इंडिया में वैट इंट्रोड्यूस किया गया और आपको जान के खुशी होगी कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले वैट इंप्लीमेंट किया। उस समय हमारे सीएम मिस्टर ओम प्रकाश चौटाला होते थे, ठीक है। तो हमने इंडिया में सबसे पहले वैट को एक्सेप्ट किया। ये बात है 2005 की। मगर आपकी हैरानी के लिए एक बात बता दूं मैं, जो जीएसटी है, जीएसटी की कहानी स्टार्ट होती है 1999 से। भारत में जिस समय पे वैट एक्सेप्ट किया उससे पहले ही दुनिया के अंदर जीएसटी की बातें होनी शुरू हो गई थी और कई लोगों ने जीएसटी को एक्सेप्ट भी कर लिया। ये डब्ल्यूटीओ का कॉन्सेप्ट था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने व्यापार को आसान बनाने के लिए जीएसटी प्रपोज किया था। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो जैसे उनकी सालाना मीटिंग होती थी उसमें गए, वहां पर उन्होंने वादा किया कि हाँ जी ठीक है जी मैं भी अपने देश में जाके ये टैक्स का सुधार करूंगा और मैं भी जीएसटी लागू करूंगा। वापिस आए, वापिस आने के बाद उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें ये जीएसटी कानून पास करना पड़ेगा ताकि हम दूसरे देश के जो लोग हैं उनको इनवाइट कर सके हमारे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। तो तब उनकी जो सरकार थी वो मिली जुली सरकार थी, उसमें उनको मेजोरिटी नहीं थी। तो वो अपनी बात को लोकसभा में भी पेश करते थे तो पूरी नहीं करा पाते थे, क्योंकि वो 30 से ज्यादा ग्रुपों की सरकार बनी हुई थी, 30 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनका गठबंधन था एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। तो वो यहाँ पे उनकी आम सहमति बनी नहीं। वो हर साल जाते थे। 1999 से 2004 तक वो मुखिया रहे देश के, ठीक है। वो वहां से सीख के आए कि हाँ भाई जीएसटी में क्या क्या होना चाहिए। उसके यहाँ पे आके उन्होंने अपने बिल बनवाए, बिल बनवा के और उसके उन्होंने संसद में पेश किए। संसद के अंदर पेश होने के बाद विपक्ष ने उसका विरोध किया, पास नहीं हो पाया। तो हर साल वहां जाते थे, वहां पे उनको सुनना पड़ता था, ठीक है। 2004 आ गया, 2004 में इंडिया में इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद सरकार आई यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि कांग्रेस की, और प्रधानमंत्री बने सरदार मनमोहन सिंह। अब अगले साल फिर डब्ल्यूटीओ की मीटिंग। अब डब्ल्यूटीओ में कौन जाएगा? मनमोहन जी। मनमोहन जी पहुंच गए वहां पे। तो उन्होंने मीटिंग में क्या कहना था? हाँ जी इंडिया खड़े हो। वो ये थोड़ा ना देखते हैं पिछले साल कौन बोल के गया था, वो तो ये देखते हैं कि हाँ जी इंडिया ने हाँ भरी थी पिछले साल, हाँ जी इंडिया आपने कानून बना लिए। तो सरदार जी खड़े हुए, उनको समझ ही नहीं आई क्या बोलूं। नहीं सर मैं वापस जाता हूं, मैं जाके देखता हूं, मैं करता हूं, मैं पास कराऊंगा, मैं कानून अगली बार आऊंगा ना कानून बना के आऊंगा, ठीक है। तो वो वापस आए। अब क्या हुआ? पहले कांग्रेस विरोध करती थी, अब बीजेपी विरोध में थी।
टांग खींचने का काम है। विपक्ष का काम क्या है? सरकार की टांग खींचो। है कहते तुमने हमारी बेइज्जती कराई 5 साल तक। WTO में हम खड़े होके हर बार कहते थे कि हम कानून बनाएंगे, अब मजा आया? अब तुम जवाब दो, अब हम नहीं बनाने देंगे। यूपीए की सरकार रही इंडिया में 10 साल, 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014। 10 साल तक मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 साल वो WTO में जाते रहे। 10 साल वो जीएसटी को पास कराने की कोशिशें करते रहे, सिरे नहीं चढ़ा। तो इसका मतलब हम दुनिया से कितने साल पीछे हो गए? 15 साल बीत चुके थे जीएसटी के बारे में बात होते होते। फिर 2014 में इंडिया में सरकार बनी नरेंद्र मोदी की। अब की बार कौन जाएगा वहां? नरेंद्र मोदी। अब वहां जाके फिर क्या बात होगी? हाँ जी इंडिया खड़े हो, आपने कहा था हम जीएसटी लगाएंगे, आपने लगा दिया क्या? नहीं सर, मैं जाता हूं, मैं जाके बात करता हूं, फिर लगाएंगे। कहते ऐसा तो आप पिछले 15 साल से कह रहे हो, कब करोगे? कर डालो, आपको ही नुकसान हो रहा है इस चीज का। तो नरेंद्र मोदी थोड़े से करड़े आदमी, सख्त आदमी, इन्होंने वापिस आके मीटिंग बुलाई, सभी दलों की बुलाई। हाँ जी क्या चक्कर है, ये जीएसटी को आप मंजूर क्यों नहीं कर रहे हो? कहते हम क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले आप नहीं कर रहे थे 10 साल से, आप हमारी टांग खिंचाई कर रहे थे। कहते चलो छोड़ो, पिछली बातें छोड़ो, अब आओ अपन एक टेबल पे बैठते हैं और बात करते हैं कि इस जीएसटी का देश को फायदा होने वाला है। ठीक है, अब ये कानून इसी तरीके से बनाया जाए। अब इसके अंदर आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप अपने सुझाव दीजिए। अब उन्होंने सुझाव भी लिए, बातचीत की और डेडलाइन सेट कर दी कि मुझे ये जीएसटी हर हाल में पास कराना है। इनकी सरकार में और पिछली सरकारों में एक जो सबसे बड़ा फर्क था, वो फर्क ये था कि लोकसभा के अंदर इनके पास मेजोरिटी थी। लोकसभा में जब किसी के पास 273 सीटें हो जाती हैं, 273, तो वो मेजोरिटी में आ जाता। बट बीजेपी के और उसके जो सहयोगी दल हैं उनको मिला के इनके पास 300 से ज्यादा सीटें थी। इसका मतलब इनको कोई भी कानून पास कराने के लिए कम से कम लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने वो कानून लोकसभा में पास करा दिया। अब समस्या थी उसको राज्यसभा से पास कराने। तो राज्यसभा से पास कराने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई प्रकार के अरेंजमेंट की, बहुत सारी मीटिंग्स की, साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, मतलब जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, हम ये कानून पास कराना ही है। उन्होंने मीटिंग्स ली, समझाया, उनकी सुनी, आप बताओ आपको क्या समस्या है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने वो कानून राज्यसभा से भी पास करा दिया। लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, और फिर राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने उस कानून पे जैसे ही साइन किए बिल के ऊपर, वो जीएसटी का एक्ट बन गया। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव था और पूरे भारत में लागू होने वाला था, तो उसके लिए अभी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं थी। ये कानून इन्होंने पास करा लिया था सितंबर 2016 में। मई 2014 में सरकार बनी थी और सितंबर 16 में ये उन्होंने कानून पास करा लिया। ठीक है, 2 साल भी नहीं पकड़े। 1 मिनट के लिए होल्ड करूंगा। हाँ जी बेटे। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून पास करा दिया सितंबर 2016 में। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसको देश भर में इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, और इसके लिए एक ऐसी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम रखा गया जीएसटी काउंसिल। उस काउंसिल को ये अधिकार दिए गए कि आप
जीएसटी से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। उस जीएसटी काउंसिल का जो निर्माण किया गया वो संसद से कानून बना के किया, ठीक है। अब उस कानून को पास करके पूरे भारत में लागू करने के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अगर आप इसको पूरे देश में लागू करना चाहते हो तो आपको 50% से ज्यादा स्टेट्स की सहमति लेनी पड़ेगी। स्टेट्स की सहमति लेने का मतलब ये था कि जो कानून संसद से पास हुआ है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं वो भी अपने विधानसभा के अंदर उसी प्रकार का एक कानून पास करें, ठीक है। जब 50% से ज्यादा स्टेट्स एग्री हो जाएंगे उस कानून को लागू करने के लिए, तब जाके आप इसको पूरे भारत में अप्लाई कर पाओ। और अब की बार बाजी मारी आसाम ने। आसाम was the first state to accept GST। उसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि जीएसटी में उस राज्य को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जहां पर कंज्यूमर बेस ज्यादा है। तो इस चीज को समझते हुए उन्होंने सबसे पहले एग्री कर दिया था। हालांकि उस समय पे वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो विपक्षी पार्टी थी उसकी सरकार ने सबसे पहले हाँ भरी कि हाँ जी हम जीएसटी लागू करने के लिए एग्री, ठीक है। इस प्रकार हमारे देश में जाके जीएसटी लागू हो पाया, ठीक है बच्चों। आज की क्लास है काफी इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। ओके सर। आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और कल फिर इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारी क्लास थी लेवल 3 जीएसटी बेसिक्स, उसका डे 2 हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, कि कैसे जीएसटी हमारे देश के अंदर लागू किया गया, ठीक है डियर। थैंक यू, बाय। बाय।